Hello students, good afternoon. Surendran Agia, faculty in chemistry from Kelvin Institute. Yes, come on, 11 स्टूडेंट अभी आ गए हैं. अभी और स्टूडेंट्स, बाकी वाले स्टूडेंट आ जाओ बेटा जल्दी से. हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून. अच्छा, पहले ये बताओ, आज कोई जो नए स्टूडेंट है वो अपने बारे में बेटा कौन कौन से वाले हैं जरा बताओ. एनी न्यू स्टूडेंट इन टुडे क्लास? हाँ, गुंजन, साक्षी, बरखा, प्राची. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. फरहीन, तुलसी वर्मा, गुड आफ्टरनून बेटा. कोई न्यू स्टूडेंट है आज? साक्षी, साक्षी आपका फर्स्ट डे है बेटा. और कोई साक्षी के अलावा? जोबिया, जोबिया पहले भी क्लास देखा, अभी जोबिया पहले देखा है मैंने ये नाम. और कोई न्यू स्टूडेंट? कनिका, साक्षी, साक्षी सिंह. ओके ओके बेटा, नो इशू. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा. हम लोग जो है अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मोल कंसेप्ट वाला टॉपिक है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, वो करने जा रहे हैं. जिसमें आज जो हम करेंगे वो करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म. अगर कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे जो होते हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. सबा, विशान, गुड आफ्टरनून. रितेश, रितेश, today is first day. Ritesh, today your first day. हाँ दीपांशु, हेलो. अमित, रेनी, ये तो पुराने स्टूडेंट हैं. आ जाओ बेटा जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है. लास्ट क्लास हमारा डिस्टर्ब हुआ था बेटा, तो इसलिए आज वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे हम लोग. हाँ बेटा, 2 क्लास तो आज हम फिर से करेंगे. बट जो क्लास हो जाता है उसको अच्छे से करना है आपने. टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तो हो जाएगा दोबारा, लेकिन जो आपका हो चुका है वो ज़्यादा मस्ट है. जो हो जाए उसको याद करना है बेटा. इट इज़ मस्ट फॉर अस कि जो हो गया वो कॉपी में नहीं, हमारे दिमाग की फ्लॉपी में आ जाना चाहिए. करें स्टार्ट बेटा. आर यू रेडी? यस, लेट्स स्टार्ट. हमारा चैप्टर जो चल रहा है बेटा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है. सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज जो हम करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यू नो बेटा, कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन बनाना होता है हमने, तो उस सॉल्यूशन के अंदर जनरली हम, नॉट नेसेसरी बट जनरली, एक हम कंपोनेंट को सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं. सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जिसका फिजिकल स्टेट लाइक टू सॉल्यूशन होता है. लाइक टू सॉल्यूशन, अगर फिजिकल स्टेट जिसकी सॉल्यूशन से मिलती जुलती होती है बेटा, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. जैसे एग्जांपल मैं शेयर करूं आपके साथ कि जैसे मान लो हमने NaCl लिया. NaCl सॉलिड होता है बेटा. NaCl लिया हमने, NaCl सॉलिड है. इस सॉलिड को हमने वाटर में मिला दिया और इससे हमने, और H2O लिक्विड है, इन दोनों को मिला करके हमने NaCl का एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर दिया. दैट इज द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl. एंड यू नो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl है तो ये लिक्विड है. तो इट मींस इन दोनों में जो लिक्विड होगा आपका, ये भी लिक्विड है. देखो ये दोनों कॉमन आ गए, ये भी लिक्विड हो गया, ये भी लिक्विड हो गया. इट मीन इन दिस केस सॉल्वेंट इज द वाटर. वाटर एक्ट एज
सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर का, गुड आफ्टरनून बेटा दिशांक, तो H2O जो है, H2 आपका सॉल्वेंट है और ये लिक्विड है, और आपका एक्वस सॉल्यूशन NaCl का वो भी लिक्विड है, तो जो लिक्विड होगा जिसका फिजिकल स्टेट सेम होगा, दैट्स वाई उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल वी कैन शेयर, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का एग्जांपल देखो बेटा, आपका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट ये होता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, मतलब जिसमें वाटर नहीं हो उसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं, जिसमें वाटर नहीं होता है उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, और इसमें अगर वाटर मिलाएं हम, और वाटर लिक्विड होता है बेटा, वाटर मिला करके देखो आप इसमें एक सॉल्यूशन तैयार कर लो, CuSO4.5H2, इसको बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम है इसका ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, हेयर यू कैन सी द फिजिकल स्टेट ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O, जो कि सॉल्यूशन है यहां पर, वो आपका सॉलिड है। तो यहां पर जो सॉलिड होगा उनका फिजिकल स्टेट सेम होगा बेटा, तो दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हुआ, तो इस बार सॉल्वेंट देखो क्या निकला, इसका फिजिकल स्टेट और इसका फिजिकल स्टेट सेम है, तो इट मींस इस बार जो है वाटर सॉल्वेंट नहीं है, इस बार कॉपर सल्फेट सॉल्वेंट है, कॉपर सल्फेट सॉल्वेंट है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक इजी सा पॉइंट है आपके पास कि जिसका फिजिकल स्टेट, किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट से मैच करता हो वो सॉल्वेंट कंसिडर होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्वेंट जो हो वो एक्सेस में हो। एक्सेस वाला कब पॉइंट करते हैं, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो एक्सेस होगा वो सॉल्वेंट होगा, वो नहीं। बेसिक कंडीशन जो आपका है, बेसिक कंडीशन जिसका भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिससे मैच करेगा बेटा, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिससे मैच करेगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर सॉल्वेंट हो। आपने NaCl वाले एग्जांपल में देखा, ऊपर H2O है वो लिक्विड है, लेकिन जो NaCl है वो भी एक्वस सॉल्यूशन है, वो भी लिक्विड हुआ, देन वाटर इज सॉल्वेंट। हाँ, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ कंपोनेंट आर सेम, जैसे लाइक वाटर ले लिया आपने, लाइक अल्कोहल ले लिया आपने, वाटर और अल्कोहल दोनों लिक्विड, अब जो अमाउंट में ज्यादा होगा, जो एक्सेसिव होगा, देन यू कैन से कि वो आपका सॉल्वेंट है। तो इनका जो मेजरमेंट है, हम वो डिफरेंट टाइप में हम इनका मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं बेटा। मेजरमेंट्स के अंदर देखो, जो आपकी मेजरमेंट करोगे इसका, इसमें मोलरिटी आएगा, जिसको कैपिटल M से लिखेंगे, मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m वाला नॉर्मेलिटी होगा, N मोल फ्रैक्शन, ppm एटसेट्रा। बहुत सारे आप कंसंट्रेशन टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। आप कंसंट्रेशन टर्म काफी सारे यूज कर सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले जो यहां पर अपने लेते हैं वो मोलरिटी कंसीडर करते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू, जनरल टर्म है कि आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, मोल्स बट सोल्यूट के, और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट में वॉल्यूम कितना लेते हो आप सॉल्यूशन का, उससे डिवाइड कर दो इन लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है बेटा, लेकिन किसके अंदर लेना है, लीटर में लेना है। तो अब इस फार्मूले से आप बहुत सारे फार्मूले अपने आप डिराइव कर सकते हो। ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है, इस फार्मूले से आप बाकी फार्मूलेशन जो है वो डिराइव कर सकते हो आप। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जैसे देखो मोल, एक तो सीधा सा हो गया आपके पास फार्मूला, मोल निकालने आपको, मोल ऑफ सोल्यूट निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, काफी यूज होता है बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम आपने लीटर में लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेकर के आप डायरेक्ट जो है मोल कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोल के जितने आपने फार्मूले पढ़े थे वो सारे भी यूज कर सकते हो यहां पर। मोल इज इक्वल टू वर्सेटाइल फार्मूले देखो, एक किया था नंबर अपॉन गिवन नंबर, नंबर अपॉन गिवन नंबर, और वेट से किया था वेट अपॉन फार्मूला वेट, वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो मोल के बाकी फार्मूलेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं बेटा। सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे करोगे आप। तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम में कंडीशंस आपने देखना है कि कंडीशन क्या है। सपोज आपके पास कोई भी प्योर लिक्विड दिया हुआ, ऐसे केसेस बेटा पूछे जाते हैं आपसे।
आपको कोई प्योर लिक्विड दिया हुआ, प्योर लिक्विड समझ रहे हैं आप, मान लो सिर्फ वाटर है, कहने को हम वाटर को ही सॉल्यूशन मान रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ कोई सॉल्यूट नहीं है, कोई सॉल्वेंट नहीं है, लिक्विड है। इस प्योर लिक्विड का भी मोलरिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी आपके पास प्योर लिक्विड केस आ जाए और आपको मोलरिटी करना हो, इस पर बहुत प्रॉब्लम बनती है बेटा, तो आप परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे। परसेंटेज बाय वेट, अब जब कभी भी प्योर लिक्विड है तो परसेंटेज बाय वेट फिक्स है, वो 100% लेना है बेटा। अगर प्योर नहीं होगा तो मत लेना, परसेंटेज बाय वेट मतलब 100% लेना है। डेंसिटी आपको गिवन होगा और एम डैश का मतलब बेटा आपका मोलर मास है, एम डैश का मतलब आपका मोलर मास है, जिसका भी आप मोलर मास या फार्मूला यूज करते हो। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्वेश्चन बहुत आता है बेटा, ये कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी लिक्विड है, अगर परसेंटेज गिवन है तो नो इश्यू, जितना परसेंटेज होगा उतना रखेंगे आप। बट अगर प्योर लिक्विड इज गिवन, इफ प्योर लिक्विड, प्योर वर्ड इज गिवन या सिर्फ लिक्विड इज गिवन, देन आपको डेंसिटी होना मस्ट है। आप परसेंटेज बाय वेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास, डायरेक्ट आपका मोलरिटी आ जाएगा, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी इस तरह का। जब भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आपका बड़ा वर्सेटाइल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। जैसे मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर, आपसे मोलरिटी ऑफ वाटर पूछ लिया गया। मोलरिटी ऑफ वाटर है तो बेटा देखो, वाटर एक लिक्विड ही तो है, और ये प्योर पूछ रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा, और प्योर पूछ रहा है तो वाटर का डेंसिटी आपको याद होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी होता है 1, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया था, वाटर का जो है डेंसिटी वो आपका 1 आता है। तो मोलरिटी ऑफ वाटर, वाटर का मोलरिटी निकालना है, सीधा सा फार्मूला लग गया, मोलरिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट। अब जिसको ये फार्मूला याद है और उसने क्वेश्चन में ये दो डेटा देख लिए, जिसमें हो सकता है कि एक डेटा दिया हो या नहीं दिया हो, डेंसिटी आपको गिवन हो या नहीं गिवन हो, परसेंटेज बाय वेट दे रखा होगा, डेंसिटी दे रखा होगा, इंटू 10 कर देना, डिवाइडेड बाय मोलर मास लगा देना बेटा, फार्मूला वेट। तो मोलरिटी, मोलरिटी परसेंटेज बाय वेट, बिकॉज प्योर है वाटर, वाटर प्योर है तो 100 आएगा। बिल्कुल, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है दीपांशु, आंसर सही है आपका, हमेशा याद रखना। डेंसिटी, डेंसिटी देखो वाटर का याद होना चाहिए 1 और इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का होता है 18, तो इसका मोलरिटी वाटर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो 55.5 मोलर होता है। एनी, फॉर एनी अमाउंट, वाटर कितना भी कहे वो, फॉर एनी अमाउंट, वाटर कितना भी बोले कि 1 kg 2 kg 3 kg, एंड मोलरिटी की बात करें जब भी आपसे, तो मोलरिटी बेटा आपने डायरेक्ट देना है, मोलरिटी आपने डायरेक्ट देना है 55.5, 1000 को 18 से डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। सरफराज, फरहान, प्राची, शिवानी, तुलसी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। लेकिन ये तो वाटर के लिए, अगर किसी और के लिए भी दे दिया जाए तो सेम प्रोसेस अप्लाई करना है आपने, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम चीजें याद रखनी है। यही चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, यही आपके मोल कॉन्सेप्ट वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजी बनाएंगी। जैसे आपके पास आ जाए क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 48% बाय वेट H2SO4 aqueous solution, H2SO4 aqueous solution, डेंसिटी गिवन है 1.2। सपोज कई बार वर्ड डेंसिटी लिखेगा, लेकिन कई बार डेंसिटी की जगह ये वर्ड भी लिख देता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चाहे डेंसिटी दे रखा हो चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपने यही लेके चलना है। डेंसिटी सॉल्यूशन के केसेस में डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड भी यूज करते हैं। देखो प्रॉब्लम आपके सामने, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 48% बाय वेट H2SO4, परसेंटेज बाय वेट इज गिवन, परसेंटेज बाय वेट आपके सामने है, और परसेंटेज बाय वेट के साथ कॉम्बिनेशन देखो किसका दे रखा है, डेंसिटी का। डायरेक्ट लगा दो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हो, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल देखते हो, डायरेक्ट लगा दो। परसेंटेज बाय वेट है, डेंसिटी है, अभी जो आपने फार्मूला बनाया कंप्लीटली वो यूज कर दो। जैसे मोलरिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास परसेंटेज बाय वेट, बिल्कुल प्योर होता तो 100 यूज करते, प्योर नहीं है, जितना दे रखा है उतना यूज कर लेंगे। परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय जो आपका मोलर मास आएगा इसका, तो परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज बाय वेट 48। यही के यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं बेटा, थोड़ा से डेटा चेंज हो जाएंगे, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। मोलर मास H2SO4 का याद होना चाहिए 98, अगर यहां पर
मोलर मास जो आपका आ रहा है वो आपका 98 हो रहा है। तो मोलर मास 48 इंटू 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 98, तो मोलर मास इसका 48 सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। ये कितने पे जा रहा है 48, तो ये थोड़ा इजी करने के लिए 49 कर दो, क्योंकि 98 आ रहा है ना, कितना होगा 49 कर लो, तो 49 करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 49 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 0.6 आ गया इंटू 10, तो मोलर मास आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5.8 सही है बेटा, फरीन सही है, और अप्रोक्सीमेट हमने निकाल लिया 0.6 इंटू 10, तो आपका कितना आ गया 6 मोलर। तो जब भी आपको परसेंटेज बाय वेट या डेंसिटी दिखाई देता है, जब भी परसेंटेज बाय वेट एंड डेंसिटी दिखाई देता है, आपने डायरेक्ट यूज कर लेना ये वाला फार्मूला। सिंपल फार्मूले तो हैं ही जो ऊपर वाले यूज करने आपने, लेकिन परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 यूज कर लेना। दूसरा, आपके पास कोई भी अगर मोलरिटी एक सॉल्यूशन है आपके पास, नोट 3-4 थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूं। मोलरिटी जो सॉल्यूशन की होती है, जो आप मोलरिटी या कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाते हो, तो ये मोलरिटी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स में ले जाएगा आपको वो। एक्सटेंसिव जो अमाउंट पर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इस बात को समझना है, एक तो मोलरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगी, और डाइल्यूशन के साथ मतलब वाटर मिलाते जाओ, ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज होगी। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो डिक्रीज होगी, पानी मिलाते जाओगे तो बेटा डिक्रीज होगी। ये देखो एक चीज और, अगर आप सोल्यूट मिलाते जाओगे, पानी नहीं मिलाओ, ऑन एडिंग सोल्यूट तो इंक्रीज होगी, ऑन एडिंग सोल्यूट इंक्रीज होगी। तो मोलरिटी पहला पॉइंट देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है। सपोज मैं आपको बोल दूं कि आप ये 1 मोलर सॉल्यूशन बना के रख दो, 1 मोलर सॉल्यूशन। इस बात को समझने के लिए देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ग्लास लो, आप थर्मोडायनेमिक्स में ले जाता हूं मैं आपको। ग्लास लो, ग्लास का एक पीस लो आप, और ग्लास या कांच को आपने तोड़ दिया, इतना पीस बाहर निकाल दिया, कांच का एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। अब कांच का म्यू जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 1.5 है, तो इतने टुकड़े का भी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो 1.5 ही होगा, चाहे इससे आप एक टुकड़ा अलग करके देख लो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो आपका 1.5 ही आएगा। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल मोलरिटी में लगता है। ये आपने मोलरिटी बना के छोड़ दिया बेटा, ये सॉल्यूशन है आपका 1 मोलर सॉल्यूशन, आपने कोई सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया। अब इस सॉल्यूशन का कितना भी हिस्सा निकालो, इसमें से सपोज 1 ग्लास सॉल्यूशन बाहर निकाल लिया आपने, पहले एक पूरा बोतल था आपके पास, उसमें 1 ग्लास सॉल्यूशन बाहर निकाला, तो इसका मोलरिटी बता सकते हो बेटा कितना होगा जो सॉल्यूशन बाहर निकाला है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन? 1 मोलर। सरफराज सिद्दीकी, बहुत बढ़िया आंसर बेटा, क्योंकि जो सॉल्यूशन ये बना हुआ है वही सॉल्यूशन है, इसमें कुछ मिलाया या घटाया थोड़ी है। मोलरिटी चेंज तो तब होगी जब आप उसमें डाइल्यूशन करोगे या सोल्यूट मिलाओगे, तब जाकर के चेंज होगा। जो सॉल्यूशन पड़ा है उसी का एक हिस्सा बाहर कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट आपने कम ले लिया, लेकिन उसकी मोलरिटी अब भी 1 मोलर है, पहले भी 1 मोलर थी, अब भी 1 मोलर है। तो किसी बने हुए सॉल्यूशन का सेम आएगा ना बेटा, और अगर प्रॉपर्टी इस टाइप से सेम आती है, दैट्स वाई इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में आपके पास आ जाए मोलरिटी, मोलरिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव, देन योर आंसर विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज देखो आपने मोलरिटी का फार्मूला किया, आपने अगर मोलरिटी का फार्मूला लिया और मोलरिटी इज इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे टेम्परेचर होगा तो ये तो टेम्परेचर से इफेक्ट होगी चीज, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। अमाउंट मोल जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होने लग जाएगा? फैलने लग जाएगा, लिक्विड थोड़ा इंक्रीज होने लग जाएगा। तो गर्मी सर्दी में वॉल्यूम पर थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, और ये चीज ऊपर वाली टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, तो ये मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मोलरिटी है आपका वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, और काफी फेमस है, बहुत सारे बच्चों को जनरली सीधा याद ही होता है, समझने के साथ साथ डायरेक्ट लर्न होता है उनको कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पर आपको ध्यान देना है कि मोलरिटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है।
तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। कैलकुलेशन बाई कैलकुलेशन विद कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करना है कि नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है। अगर कोई मैंने सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया, सपोज मैंने ये बोतल लिया और इस बोतल के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया, इस बोतल को सॉल्यूशन बना के छोड़ दिया, लेकिन अभी क्या जैसे सर्दियां चल रही हैं, चाहे हम इस सॉल्यूशन को बंद करके छोड़ दें, अब विंटर है, जैसे जैसे समर आएंगी तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा इसके लिक्विड के ऊपर, इसके लिक्विड के वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। फार्मूला देख रहे हो आप, तो अगर आप मोलरिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम देखा आपने, तो नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा इस टाइप से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप तीसरा, सब कुछ फार्मूले में देखो, अब फार्मूले में थर्ड पॉइंट भी ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब वापस डायरेक्ट वॉल्यूम ही इंक्रीज कर दें, मोलरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, वॉल्यूम ही इंक्रीज कर दो, पानी एक्स्ट्रा मिला दो, ये कांस्टेंट है, देखो एन कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे तो मोलरिटी अगेन डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई ऑन डाइल्यूशन क्या होगा आपका, मोलरिटी बेटा डिक्रीज होगा, ऑन डाइल्यूशन मोलरिटी डिक्रीज होगा। अगर हम डाइल्यूशन नहीं करते हैं और सॉल्ट ही मिला दें, सोल्यूट एक्स्ट्रा मिला दें, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, तो सब कुछ मैथमेटिकल है, सब कुछ आपके सामने है। जो बंदा या बंदी ये बात समझ आएगा कि यहां पर सब कुछ मैथमेटिकल है, कि अब की बार क्या है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप चेंज नहीं कर रहे, आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे बेटा, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अमाउंट बढ़ा रहे हो, इस चीज को बढ़ा रहे हो, ये तो सामने ही पड़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो मोलरिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको मोलरिटी किसी सॉल्यूशन का इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप सोल्यूट एक्स्ट्रा कितना मिला रहे हो या आप डाइल्यूशन कितना कर रहे हो। आई थिंक चारों की चारों प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मोलरिटी के ऊपर। मोलरिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन मोलरिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी, डाइल्यूशन करोगे तो डिक्रीज जाएगी, और अमाउंट डालोगे तो बेटा इंक्रीज जाएगा, अमाउंट डालोगे तो आप मोलरिटी के अंदर जो है इंक्रीज चेक करोगे आप। तो मोलरिटी के बाद सीधा हमारे पास आ जाता है नॉर्मेलिटी, कुछ नहीं करना, मोलरिटी की जगह अगर नॉर्मेलिटी आ जाता है तो जहां मोल वर्ड यूज किया था बेटा, मोल की जगह इक्विवेलेंट वर्ड यूज करना, मैंने इक्विवेलेंट बताया था आपको कि वर्ड जो यूज करना है नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट, बाकी सब कुछ वैसा, सिर्फ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस या इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यूज करने। और इक्विवेलेंट कभी भी निकालना हो तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर है, मोल का कोई सा भी फार्मूला है वो आप लगा सकते हो इस पर, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, और मोल के जितने फार्मूले बेटा इक्विवेलेंट लगा सकते हो। तो जो नॉर्मेलिटी मोलरिटी के लिए वर्ड यूज किया वो नॉर्मेलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिक्विड है तो परसेंटेज बाई वेट, सेम फार्मूला बेटा, परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10। अब यहां पर परसेंटेज बाई वेट डेंसिटी इंटू 10 के नीचे मोलर मास की बजाय ई मतलब इक्विवेलेंट वेट रख देना, मोलर मास की बजाय इक्विवेलेंट वेट रख देना। तो अगर मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी वर्ड यूज कर रहे हो तो ये भी सारा कुछ वैसा ही होगा, प्रॉपर्टी बेटा सारी की सारी वैसी, कौन सी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सारी की सारे पॉइंट वही आ जाएगा। डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज कोई भी निकाल सकते हो बेटा, मतलब सरफराज कोई भी फार्मूला निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको नॉर्मेलिटी आ गया, तो नॉर्मेलिटी है तो या इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो हमें डायरेक्ट फार्मूला भी तो पता है ना, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन भी पता है, इवन यहां भी निकाल सकते हो। देखो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब मान लो किसी में कन्वर्ट करना है, आपने ये देखना है कि इक्विवेलेंट इज, हमारे पास आ गया नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आ गया इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ही आ रहा है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भी तो आ गया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और आपको इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो है मोल इंटू एन फैक्टर भी आता है, तो ये भी तो निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर, वो जहां मर्जी घुमा लो, मोल अभी अभी मोलरिटी से निकाला आपने, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल की जगह मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, जहां जरूरत हो वहां यूज कर लेना, और मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो नॉर्मेलिटी आ जाता है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ऊपर वाला फार्मूला फिर वापस आ जाएगा यही वाला। तो फार्मूलों को घुमाते रह सकते हो आप, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आ गया, तो ये भी रिलेशन याद रखना। फिर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन हुआ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, इसको इस चीज से याद रखना बेटा। मन देखो मन बहुत छोटा सा होता है, मन
मन, छोटा एन एम के साथ आ रहा है मन, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। जैसे मैं डायरेक्ट आपसे प्रॉब्लम पूछूं, इमीडिएट आंसर देखते हैं किस बच्चे का आता है। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर, नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलरिटी की बजाय बेटा मैं नॉर्मेलिटी पूछ लिया, देखते हैं किसका जवाब आता है पहले। नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर वाटर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं किसका जवाब आता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा, अभी अभी किया है, जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया। नो नो, गलत आंसर आया बेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ प्योर वाटर। तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा देते तब भी आ जाता, मोलरिटी के इक्वल थोड़ी होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना। तो मोलरिटी कितना यूज करोगे, मोलरिटी तो निकाला है आपने 55.5, एन फैक्टर H2O का क्या लोगे 2, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं ना, मैक्सिमम लिमिट दिखानी होती है। तो H2O के अंदर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, या चार्ज भी ले सकते हो आप। तो चार्ज कितना निकालोगे, या तो -2 या +2, इसलिए 2 लेना है बेटा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो H2O। तो उसी टाइप से आपने डायरेक्ट सोल्व कर लेना है कि मोलरिटी, या तो पूरा वो फार्मूला यूज करो या ये रिलेशन यूज करो। इट इज मच बेटर, इट इज मच बेटर कि आप क्या यूज करो, ये फार्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमने पढ़ा था, अगर एन फैक्टर यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा बेटा। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बिल्कुल एक जैसे हैं बेटा। अब देखो, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बाद हमारे पास पॉइंट आता है मोलैलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर वही है मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे फर्क आ गया है, नीचे आ गया मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं आएगा यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट देना है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां सॉल्यूशन भी नहीं है, यहां सॉल्वेंट देना है इन केजी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। जैसी जैसी जहां रिक्वायरमेंट हो वहां डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर है तो मास ऑफ जो है नीचे सॉल्वेंट रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मोल निकालने का एक फार्मूला और आ गया आपके पास, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी मतलब स्मॉल m इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला पहले नहीं पढ़ा होगा, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी को मास ऑफ सॉल्वेंट से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास सोल्यूट के मोल आ जाते हैं बेटा। तो मोलैलिटी के साथ आप ऐसा देख सकते हो, यहां पर आपके 2 टाइप्स का प्रॉब्लम आ सकता है। यहां देखो एक फिर नॉट मतलब प्रॉब्लम जो आएगी, प्रॉब्लम में रिलेशन देखना ही आप, ये डायरेक्ट यूज करना, रिलेशन बिटवीन कैपिटल M मतलब मोलैरिटी स्मॉल m मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड स्मॉल m मोलैलिटी एंड डेंसिटी। देखो लास्ट वाले केस और इस केस में फर्क क्या है, वहां सिर्फ मोलैरिटी और डेंसिटी था, वहां पर परसेंटेज बाय वेट एक्स्ट्रा था, यहां परसेंटेज बाय वेट नहीं है बेटा। यहां पर मोलैरिटी भी है, मोलैलिटी भी है, डेंसिटी भी। अगर ऐसे कुछ डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, डेंसिटी को आई टोल्ड यू दैट कि ये भी बोल सकते हो क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड भी यूज कर सकते हो इसके लिए। तो जब भी आप ये यूज करोगे तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला एक यूज होगा 1/M, फिर अगेन इंपोर्टेंट 1/D 1/m मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000। डेंसिटी लेना है आपको ग्राम पर ml में। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो बेटा। जब आपके पास मोलैरिटी भी हो मोलैलिटी भी हो, दोनों केसेस निकालने हो, मोलैरिटी भी मोलैलिटी भी, कुछ क्वेश्चनिंग भी अभी देखेंगे हम, मोलैरिटी भी मोलैलिटी भी आ जाए और तो आपको डेंसिटी भी गिवन हो तो ये फार्मूला यूज करना है डायरेक्ट, 1/M इज इक्वल टू 1/D, जो ब्रैकेट आ जाएगा 1/m प्लस मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट लेना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे जो है 10⁻³ लगा देना है, 10⁻³ और
मोलेलिटी का डायरेक्ट रिलेशन, एक ये रिलेशन दोनों एक साथ लिख देता हूं जिससे आपको आसानी रहे याद रखने में। एक पहले लिखा था परसेंटेज बाई वेट वाला, एक ये मोलेलिटी, मोलेलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, एक्स से लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू, यहां पर आ जाएगा 1000 ऊपर एक साथ इसलिए लिखा है, नीचे भी मोलर मास लेकिन ये सॉल्वेंट का। ये रिलेशन बेटा आपने देना है मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन में। मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट डाटा है तो आप ये यूज करेंगे, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन का। और मोलेलिटी का मोलेरिटी के साथ रिलेशन है तो ऊपर वाला फार्मूला, मोलेलिटी का मोलेरिटी के साथ रिलेशन है तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे इसमें। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जनरली हम वेट अपॉन वॉल्यूम की यूज में ही कर लेते हैं कि अगर हम सीधा अमाउंट ले लें, वेट नहीं लें अपने, मतलब ये मोल ना लें, सीधा अमाउंट कर देते, उसको जनरल सा पॉइंट है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, वेट बाय वॉल्यूम, नॉट मोल। वेट की बजाय, वॉल्यूम की बजाय सिर्फ हम वेट रख देते हैं तो उसको वेट बाय वॉल्यूम बोल देते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। बेटा कुछ नहीं, इसमें एक फार्मूला बताया मैंने कि अगर मोलेलिटी करना है, मोलेलिटी का मोलेरिटी के साथ रिलेशन करना है, मोलेलिटी का मोलेरिटी के साथ रिलेशन करना है तो ये फार्मूला यूज करना है, 1/M इज इक्वल टू 1/D, मतलब डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोई भी वर्ड दिख जाए आपको, फिर ब्रैकेट में 1/m मतलब मोलेलिटी वाला प्लस मोलर मास, लेकिन ये मोलर मास सोल्यूट बाई 1000। और अगर मोलेलिटी का मोल फ्रैक्शन के साथ आ जाए, मतलब क्वेश्चन में पता लग जाएगा आपको, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि ये फार्मूला लगाऊं या ये फार्मूला लगाऊं। जैसे मोलेलिटी मतलब स्मॉल m और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, एक्स सोल्यूट दे रखा है, तो नीचे वाले फार्मूले की तरफ जाओगे, ये भी ऊपर वाले जैसा है, तो आपको याद करना अच्छे से कि 1000 डिवाइडेड बाई m डैश है और m डैश अब की बार सोल्वेंट का है, पिछली बार m डैश सोल्यूट का था ऊपर वाले में। तो ये हाँ डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, ये क्वेश्चन पर डायरेक्ट फार्मूला, जैसे कुछ मैं फार्मूला डायरेक्ट बताता हूं कि ये डेटा देखते ही आप डायरेक्ट इसमें यूज कर लो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देखते ही आपको क्या डायरेक्ट यूज करना है, ये चीज आपको पता लग जाएगी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं बेटा मैं। जैसे देखो पहला प्रॉब्लम हमने लिखा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड H3PO3 इज, फॉस्फोरस एसिड। देखो नॉर्मेलिटी n चाहिए आपको, मोलरिटी गिवन है, फॉस्फोरस एसिड है तो n फैक्टर पता करना है। अब यहां ध्यान दो बेटा, फॉस्फोरस है, याद है मैंने n फैक्टर बताया था फॉस्फोरस वाले केस में, क्या बताओगे फॉस्फोरस वाले केस में जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम कर दिया करो, वो n फैक्टर होगा इसका। जैसे ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहे हैं आपको तो n फैक्टर बेटा कितना लोगे आप, 2, n फैक्टर 2। तो किसी का 0.9, किसी ने 0.6b, 0.3 आंसर दिया है। एनीवे चेक करते हैं। तो शिवानी तुमने ए आंसर दिया है 0.1 और फरहीन ने 6 आंसर दिया है। तो लेट मी चेक कि भाई आपके पास नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलरिटी है, तो सिर्फ नॉर्मेलिटी और मोलरिटी वाला रिलेशन ही तो चाहिए। मैंने क्या बोला था, n इज इक्वल टू मन, छोटा सा मन, n मन, m के साथ छोटा n, मन बहुत छोटा होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर, सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी आपके पास आ गया, मोलरिटी आ गया आपके पास 0.3 और नॉर्मेलिटी आपको फॉस्फोरस का कोई भी केस हो, आई एम अगेन रिपीटिंग कि जैसे H3PO4 हो या H3PO3 हो या H3PO2 हो, ये दिए जाएंगे आपको एग्जाम में कभी भी। यहां 4 है तो एक कम कर देना बेटा n फैक्टर, इस वाले का 3 आ जाएगा, इस वाले में 3 है तो 2 आ जाएगा, इधर 2 है तो 1 आ जाएगा, फॉस्फोरस वाले केस में 1 आ जाएगा बेटा। तो हमारे पास था H3PO3, नाम भी पूछा जा सकता है, नाम ये पहले वाला फॉस्फोरिक एसिड है, फर्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा फॉस्फोरस एसिड, फार्मूला ना दे करके नाम भी पूछा जा सकता है। तीसरा था बेटा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो एन फैक्टर पढ़ाए थे उसमें ये चीज सारी हमने की थी। तो इसका मतलब यहां पर H3PO3 है तो 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं तो एन फैक्टर 2 आ गया, 2, तो ये आ जाएगा 0.6। इट मीन कौन सा आंसर हुआ, देखो बेटा डी आंसर हुआ। तो जिन लोगों ने सी दिया था या बी या ए दिया था वो चेक कर लो कि उन्होंने क्या गलती की। गलती क्या हो सकती है मैं बता दूं आपको कि ये रिलेशन ही गलती हो सकती है। सबसे बड़ी चीज भूल जाते हैं बेटा, भूल जाते हैं कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है।
इसलिए जो भी अपने लेक्चर में कोई वर्ड यूज करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मिला होता है कि सर मैं ये गलती कराया, मुझे तो छोटे n से डिवाइड करना था लेकिन मैं मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करना था डिवाइड कराया। तो इसलिए आपने अपनी मिस्टेक देखनी है बेटा। और फार्मूला में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन दिखने में इजी था लेकिन दो अप्स एंड डाउन थे। एक तो ये था डायरेक्ट फार्मूला क्या याद है या नहीं है आपको, तो दोबारा बोल रहा हूं, मन 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 बहुत छोटा सा मन होता है, मन बहुत अंदर बहुत छोटा सा मन होता है, तो मन छोटा सा है तो एन एम के साथ आएगा, मतलब एन छोटे वाला एन फैक्टर। हाँ गलती होती है बेटा शिवानी, वही गलती रिमूव करने के लिए तो ये चीजें बता रहा हूं मैं आपको कि एन फैक्टर स्क्वायर, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, पहले तो इट इज मस्ट टू यू टू लर्न फार्मूला क्लियरली। तो n इज इक्वल टू एम एन, मन छोटा n m के साथ आएगा, n फैक्टर m के साथ आएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एम एन। अब h को देख के नहीं करना। दूसरी मिस्टेक क्या है कि n फैक्टर आप फॉस्फोरस वाले से में गलत देख सकते हो, सीधा आप हाइड्रोजन काउंट करके दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया था बेटा एक, और उसमें नोट करके लिखवाया था। अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो नहीं करनी बेटा, अगर ऐसी गलती करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वो जो हमने पिछले में अपने लेक्चर में पढ़ लिया वो गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो मुश्किल आएगी। H3PO4 फास्फोरस वाला केस याद रखना, अगली बार जब भी फास्फोरस वाला केस आए तो हाइड्रोजन नहीं देखने। क्या देखना है, क्या देखना है बेटा बताओ? हाइड्रोजन नहीं देखने फास्फोरस में, तो क्या देखना है फिर? ऑक्सीजन देखना है बेटा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी जितने हैं उससे एक कम कर देना बेटा। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन से एक कम करना, उसका रीजन होता है इनकी स्ट्रक्चर, वो हम पी ब्लॉक में क्लियर करेंगे बेटा, पी ब्लॉक में क्लियर करेंगे, दोबारा आ जाएगा। ऑक्सीजन देखना है और ऑक्सीजन से एक कम वाला आपका एन फैक्टर हो जाएगा। आई थिंक अब आप करोगे तो याद रहेगा आपको। देखो आपके सामने मैंने फिर एक प्रॉब्लम लिखा है, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एन, हाँ हर्षिता ऑक्सीजन देखना है बेटा, विद्या ऑक्सीजन देखना और जितने ऑक्सीजन हो उससे एक कम लेना है फॉस्फोरस वाले केस में बेटा। हाँ बिल्कुल फरहीन, ऐसे याद रखो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से एक कम कर दो। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप अपने जो है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड हैज डेंसिटी 1.1 ग्राम पर मोल एंड मोलैलिटी 4.6 मोल पर केजी, द मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखना चाहते हैं, और मोलैरिटी में मोल कंसेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत आती है, यू नो वेरी वेल। तो अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो, आपको गिवन क्या है, फिर जितने मैंने फार्मूले बताए हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। तो यहां पर देखो आपके गिवन क्या है, क्या दे रखा है आपको। सबसे पहली बात ये है आपकी डेंसिटी, एक चीज क्लियर होगी कि डी आ गया ना, डेंसिटी में हमारे पास डी क्लियर आ गया। दूसरा देखो क्या दे रखा है आपको, मोलैलिटी, स्मॉल एम भी आ गया बेटा, स्मॉल एम। थर्ड देखो क्या निकालना चाहते हो, मोलैरिटी। एसिटिक एसिड क्या दे रखा है, सोल्यूट, तो एम डैश भी आ जाएगा सोल्यूट का। तो इन चारों चीजों को देख के, अदरवाइज देखो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाता, बहुत लंबा हो जाता बेटा। तो यहां हमारे पास डेंसिटी है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, ये चीजें हैं, तो एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, यूज कर लो, क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा बेटा। अब वो फार्मूला बस डायरेक्ट लगाना है बस एग्जाम में, मतलब अगर फार्मूला अच्छे से याद है तो आप ये सोच सकते हो कि आपका एक लंबा सा कैलकुलेशन बहुत कम टाइम में हो गया और अच्छे से मार्क्स दे गया आपको। तो इन चीजों का बड़ा फायदा मिलता है बेटा। 1/m इज इक्वल टू 1/, स्मॉल एम, यहां पर क्या दिया था फार्मूला, बट अच्छे से याद होना चाहिए। अगर फार्मूला अच्छे से याद नहीं हुआ देन वी कैन स्टक इन सम प्रॉब्लम। m डैश सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, m डैश सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, तो 1/m, मोलैरिटी तो निकालना है बेटा आपको, 1/m, डेंसिटी का यूज कर सकते हो 1/d, मोलैरिटी सब गिवन है। बाकी देखो m डैश एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, फिर 12, फिर 32 + 1, आई थिंक 60 हो जाएगा ये,
60, तो ये क्या आ जाएगा 60/1000। अब कैलकुलेशन में भी ध्यान दिया करो बेटा, कैलकुलेशन के अंदर भी एक चीज देखा करो कि कैलकुलेशन में भी जो होता है वो कैलकुलेशन कैसे जाएगा, कैलकुलेशन भी जनरली हम कैसे सोल्व करेंगे। तो 1/m बेटर ये है कि 1/4/6, ये ले लो तो सीधा 4.6, क्योंकि और तरीका तो है नहीं। ज्यादा ये क्या कर सकते हो आप, ये थोड़ा सोल्व कर सकते हो कि 60 है तो एक जीरो हटा दो, 3/50 कर दो, ये इतना कर सकते हो। तो 4.6 इंटू 100, इधर क्या आ जाएगा 4.6 है तो इधर 100 रह जाएगा, और इधर 6 को 4.6 है, तो कैलकुलेशन जाएगा ही बेटा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो कैलकुलेट करके हम इसमें निकाल लेंगे, तो कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि क्या आपका आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो आंसर देंगे। बट क्या था क्वेश्चन, कहां फंसा बेटा आपका क्वेश्चन, सिर्फ कहां रहा क्वेश्चन आपका, वहीं गया कि आपकी अगर मोलरिटी है और डेंसिटी है, तो आपको फार्मूला कौन सा पुट करना है, ये आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, ये जो है आंसर पास में, इसलिए डायरेक्ट तो हम नहीं बता सकते, बट इन दोनों में से कोई आ सकता है। 3.5 है 3.97, तो कैलकुलेट करेंगे, जितना कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से हम आंसर दे देंगे। सारा फोकस बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी जो आप कैलकुलेशन करोगे वो तो जाएगा ही जाएगा, फिर आप उससे मतलब अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल लेना। लेकिन यहां अप्रोक्सीमेशन चलेगा नहीं बेटा, यहां एक चीज और, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, कि जब आपके आंसर कुछ क्लोज हो, जब आंसर जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्लोज हैं कुछ आंसर, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर आंसर होते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, हम अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। लेकिन अगर जब कभी भी आपके किसी क्वेश्चन में आंसर आपको क्लोज दिखाई दे रहे हो बेटा, तो क्लोज दिखाई दे रहे हो, देन आप क्या किया करो, देन आप ये देखा करो कि भाई एक्यूरेसी पूरी आनी चाहिए, तो पूरा आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो दोनों आंसर में बी या सी में पूरी कैलकुलेशन करेंगे, जो आंसर आएगा वो दे देंगे। ये देखो बेटा, ये प्रॉब्लम आपके सामने है, एक दूसरा प्रॉब्लम दिया है मैंने, थीम चेंज है थोड़ी। इसमें क्या है, ये फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को स्टडी भी करना है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 82.5 मास परसेंट ऑफ H2SO4, डेंसिटी इतनी, टू प्रिपेयर 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 15 मास H2O डेंसिटी। देखो आपके पास पहले दे रखा है वॉल्यूम ऑफ, निकालना है 82.5% ऑफ H2SO4 डेंसिटी, एक हिस्सा तो ये, प्रिपेयर करना है 200 सेंटीमीटर क्यूब और 15 मास परसेंट H2SO4। देखो हमें यह पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो तो सिर्फ उसके अंदर वॉल्यूम चेंज कर रहे हो आप, पहले वॉल्यूम अलग है दूसरा वॉल्यूम अलग है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हम बोल सकते हैं कि H2SO4 के मोल, इनिशियल मोल ऑफ H2SO4, हार्ड एंड ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, फाइनल मोल ऑफ H2SO4, नंबर ऑफ मोल, सोल्यूट H2SO4 है आपका, तो इनिशियल मोल ऑफ H2SO4, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं जाने का। अब ये सोचो कि मोल है, इनिशियल मोल किससे निकालें और फाइनल मोल कैसे निकालें, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपने पहले से दूसरा बनाया है। तो इनिशियल मोल ऑफ H2SO4, तो एक फार्मूला होता है, हमें तो ये पता है कि मोलरिटी इनिशियल पता हो और वॉल्यूम इनिशियल पता हो, तो इज इक्वल टू मोलरिटी फाइनल और वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा बेटा। अब आपके पास मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है, तो आप मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी अगर आपको निकालना है तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, देखो बेटा मोलरिटी में आपके पास मास परसेंटेज दे दिया है, देखो डेंसिटी दे दी, तो हमें यह पता है कि पहले वाले की मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10, देखो दूसरा फार्मूला भी काम आ गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास H2SO4 का इंटू वॉल्यूम इनिशियली। दूसरी साइड नए वाली मोलरिटी भी तो निकाल सकते हो बेटा,
नए वाली मोलरिटी कैसे निकाल सकते हो? फिर परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू वी। लेकिन ये फाइनल वाला। अब देखो एक नया फार्मूला जाके आ गया, बाद में आप जब प्रैक्टिस कर लो तो ये नया फार्मूला भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा फार्मूले करेंगे तो फिर एक दूसरे में कंफ्यूजन होने लग जाएगा। तो कुछ फार्मूलेशन ऐसा करो जो डायरेक्ट याद करना हो, जैसे कुछ फार्मूले मैंने आपको बताए, कुछ ऐसा करो जैसे ऐसे बना करके मैं रिपीट कर देता हूं, बाकी तो वैल्यू पुट करनी है, फिर निकाल के दिखाओ मुझे। नंबर ऑफ इनिशियल मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, मैं फाइनल मोल ऑफ H2SO4 रख सकता हूं, क्योंकि सिर्फ वाटर आपने चेंज किया है, पहले वॉल्यूम पूछ रहा है, बाद वाला वॉल्यूम गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला हमें आता है कि मोलरिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इनिशियल मोलरिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। अब मोलरिटी डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन परसेंटेज बाई वेट वाला फार्मूला तो हमें आता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 गिवन है। देखो डेंसिटी भी दे रखी है पहले वाली, मास परसेंटेज भी दे रखा है, और जो कैंसिल होगा वो कैंसिल ही हो जाएंगी, ये 10 कैंसिल हो गया, सोल्यूट का मोलर मास कैंसिल हो गया, बाकी जो रह जाएगा सोल हो जाएगा। तो पहला क्या है 82.5, डेंसिटी कितनी है 1.6, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज बाई वेट दूसरे वाला, परसेंटेज बाई वेट 15, डेंसिटी दूसरे वाली दे रखी है आपको 1.1, और वॉल्यूम दे रखा है 200। तो ये वॉल्यूम आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे बेटा ये वॉल्यूम। तो एक नए तरह का फार्मूला आपके सामने आ गया। तो हमेशा भाई इस चैप्टर को मुश्किल क्यों समझा जाता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका क्वेश्चन सीधा फार्मूला बेस आ जाए, भाई गन ली और लोड की और फायर कर दिया, ऐसा नहीं है। कई बार आपको गन अपने हिसाब से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यहां पर किस टाइप का हथियार चलेगा, किस टाइप का गन चलेगा। तो मास जो है आपको दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था पहले का, और पहले का निकालना था, दूसरे का दे रखा था, आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम आएगी वो आप शॉर्ट आउट हो जाएगा उससे आपका। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेंगे क्या आंसर आएगा बेटा, देख लो। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम बेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, एक नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, वो भी इसी टाइप के दिए, बिकॉज पहले जो प्रॉब्लम थे वो मैंने आपको सीधा फार्मूला बेस दिए थे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम दे। लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम से पहले ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम आपने किए हैं अभी, देखो ये प्रॉब्लम कर लेते हैं पहले, ये वाला देखो 6.02 इंटू 10⁻22,
आ नहीं रहा कुछ। क्या हो गया बच्चों, क्या बता रहे हैं? इसमें कुछ वो नेटवर्क नहीं आ रहा ना। किस नेटवर्क में आ रहा? चल रहा है सर। ये देखो ऐसे चल रहा बार बार। सर ये सही चल रहा है। आपने वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर रखा? कर रखा है अपने वाले से ही। ये बना रहा है ना। किसी की वीडियो जो है वो लैग कर रही है क्या? कमेंट करके बताना बच्चों, अगर आप लोगों की वीडियो जो है वो लैग कर रही है तो एक बार कमेंट करके बताना। किसी की वीडियो लैग हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। लैग नहीं हो रही, क्लियर है। सर क्लियर है सर बच्चों बस। हाँ बेटा, क्या आंसर दिया इसका? 6.02 10⁻⁴। तो आपके पास देखो क्या आ रहा था बेटा, इसमें मोलिक्यूल दे रखा था, एन का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है, यूरिया है, और 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन वी भी दे रखा है बेटा। अब आपको देखो, आपको निकालना क्या था कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रॉब्लम क्या आ सकती थी इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता था कि कॉन्सेंट्रेशन कौन सी निकालो। ऐसे प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि बेटा कंसंट्रेशन कौन सी निकालोगे आप। तो कंसंट्रेशन यहां से ऑप्शन से डिसाइड क्लियर हो रहा है। देखो कैपिटल एम लिखा हुआ है, सब में कैपिटल एम लिखा है, तो इसका मतलब हमें मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी निकालना है आपको। अगर मोलरिटी निकालना है तो मोलरिटी निकालना है तो आपका गिवन जो है उससे निकालेंगे। तो मोलरिटी इज इक्वल टू, हमें तो ये पता है कि मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अंशिका कैलकुलेशन करके देख लेना, जो आंसर होगा ना सही वही उसका आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था वहां पर। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल डायरेक्ट तो है नहीं बेटा आपके पास। अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं है तो ये तो दे रखा है ना नंबर, तो मोल का फार्मूला नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी तो होता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल की जगह नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम इन लीटर ले लेंगे, वॉल्यूम इन। हाँ कोई नहीं, जो आंसर आपका आ रहा होगा बेटा वही ले लेना, जो आंसर आ रहा होगा। कई बार क्वेश्चन जो उठता है उसमें ऑप्शन मैच नहीं करता, कोई इश्यू नहीं है, जो आंसर आ रहा हो वो ठीक कर लेना उसमें। तो बस फार्मूला, बस ध्यान रखना है कि फार्मूला जो हम लोगों ने लिया है वो यूज करना है। तो मोलरिटी क्लियर, क्लियर बेटा सभी का, उसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नो इश्यू। आपका जो आंसर आए सबका कॉमन आंसर होगा, वो पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में हो सकता है कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो, जो आपने करना हो फार्मूला वही यूज करना है उसमें। इसमें देखो बेटा, आप मोलरिटी नंबर, ये नॉर्मेलिटी नहीं है, नंबर है बेटा, नंबर। तो नंबर हमें गिवन है 6.02 10⁻20, और एवोगैड्रो नंबर भी गिवन है 6.02 10⁻23। वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है बेटा, मीटर में लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 ऊपर आ जाए। तो क्या आंसर आएगा? देखो ये कैंसिल ही हो गया,
2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 10⁻21 ऊपर है, 23 ये है, तो बाई 100 रह गया, तो 0.01। अभी कुछ बच्चों ने आंसर दिया था, बिल्कुल सही है, 0.01 आएगा इसमें, 0.01। तो आपके पास मॉलिक्यूल थे, एन था, वॉल्यूम था, तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं था। ये अभी 2016 का क्वेश्चन है बेटा आपका, 2016 में ये प्रॉब्लम आया था। अब ये बच्चा ये सोच ले कि जिसका अप्रोच पहुंच गया वो ओके, जिसका अप्रोच नहीं पहुंचा उसको ये अप्रोच बनाना है, बस कि ये अप्रोच बनाना है कि अगर मुझे डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो उससे वो फार्मूला बनाएंगे कैसे, वो अगर नहीं आएगा तो बनाएंगे हम उसको कैसे। ये बनाओ जरा, ये क्वेश्चन कर ही लिया हमने, डेंसिटी ऑफ 2.05 वाला भी, वो कैलकुलेशन वाला था, जो कैलकुलेशन किया था वो वाला प्रॉब्लम इसमें बना देंगे हम। अब मैं लेके आ रहा था आपको इस प्रॉब्लम पे, इस टाइप का प्रॉब्लम देखो, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना है आपने। इसमें प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, 20 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आर मिक्स्ड एंड वॉल्यूम इज मेड 100 मिलीलीटर, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कुछ ऐसा सोच सकते हैं बेटा आप कि आपके पास 3 सॉल्यूशन है, पहला उसका M1.1 V1 20 मिलीलीटर दे दिया, कहता है उसी चीज का दूसरा सॉल्यूशन, चेंज नहीं किया उसने, मोलरिटी दे दिया बेटा M2.2, वॉल्यूम ले लिया 30 मिलीलीटर, क्लियर। और एक तीसरा सॉल्यूशन और दे दिया बेटा, दिशांक का आंसर भी आया है, ऑक्सिलरी के फार्मूले की नीड नहीं होगी बेटा, फार्मूला बता दूंगा बट यहां नीड नहीं है, देखो सरफराज, नो नीड ऑफ फार्मूला। थर्ड देखो मोलरिटी, मोलरिटी गिवन है 0.3 है और वॉल्यूम आपके पास है देखो 30, कहता है इन सबको मिक्स कर दिया आपने, नया सॉल्यूशन बना लिया, बट उसने नए सॉल्यूशन में एक पॉइंट कर दिया कि वॉल्यूम फाइनल जो है वो 100 मिलीलीटर। अब हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कॉन्सेप्ट क्या होगा देखो, तो कॉन्सेप्ट लगाओगे तो हर किसी के अंदर मोल जो होंगे उन सब का सम फाइनल मोल के बराबर होगा, पहले वाले मोल, दूसरे में मोल, तीसरे, बिकॉज आपने सेम सॉल्यूशन ऐड किया, इज इक्वल टू फाइनल मोल, नंबर ऑफ मोल्स। अब पहले वाले के मोल, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम पहले वाला, प्लस मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दूसरे वाला, थर्ड मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और फाइनल मोलरिटी आपको निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम आपको पता है। तो यहां पर आप, तो नो नीड ऑफ फार्मूला, फार्मूले का कोई रिक्वायरमेंट ही रहा हमें, सीधा हमने मोल कॉन्सेप्ट लगाया, N1 प्लस N2 प्लस N3 सबको ऐड किया था, नया बना लिया था। तो मोलरिटी पहले वाली की देखो डायरेक्ट करता जा रहा हूं मैं, 0.1 इंटू 20, तो मिला करके कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 20, तो 2 हो गया। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 0.2 इंटू 30, 6 हो गया। 0.3 इंटू 30, 9 हो गया। 9 हो गया। इधर फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम जो दे रखा है वो 100, तो फाइनल मोलरिटी निकाल लो आप, तो कितना आ गया फाइनल मोलरिटी, तो आपके पास 0.1 इंटू 20 था, तो हमने कितना लिया 2.2 इंटू 30, 3.3 इंटू 3, तो फाइनल मोलरिटी ये आ जाएगा आपके पास 6817/100, तो 0.17। तो विधि का है, शिवानी का है, तुलसी का है डी, तो 0.17 मोलर। तो इसमें आप समझे, इसमें भी देखो कोई फार्मूला नहीं लगा, तो 2 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिसमें आपको फार्मूले बनाने पड़े। इस केस में भी क्या है कि सेम सॉल्यूशन के डिफरेंट पार्ट बता दिए उसने, सेम सॉल्यूशन, भाई कह दिया ऑक्सैलिक एसिड का ये सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड का ये सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड का, तो हमने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड के जितने मोल थे उन सम करके नए मोल बना लिए, टोटल मोल कितना होगा, और टोटल मोल को फिर हमने कैलकुलेट कर दिया उस हिसाब से। तो टोटल हमारे पास N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू NF, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, M फाइनल V फाइनल। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इसमें,
बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर बना सकते हैं हम इसमें। अब हमारे पास क्या आता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है मोल फ्रैक्शन, सिंपल सा होता है, बिल्कुल इजी होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखते हैं। इसमें क्या है कि मिक्सचर में किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इंडिविजुअल का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इंडिविजुअल के मोल को डिवाइडेड बाय टोटल मोल से आप रिप्लेस कर दो। फॉर गैसेज आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन पढ़ी होगी बेटा फॉर गैसेज, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। गैसेज में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एन को पी से भी या वी से भी रिलेट कर सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन किसी इंडिविजुअल का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल के प्रेशर से टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, तब भी बेटा ये आपका आ जाएगा जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, डाल्टन्स तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ, बट फॉर गैसेस बस जो प्रेशर से निकालोगे बेटा वो सिर्फ गैसेस के लिए निकालोगे, तो इंडिविजुअल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो। और अभी मैंने मोलिलिटी के साथ रिलेशन भी बताया था, अगर मोलिलिटी के साथ रिलेट करना है तो वो फार्मूला एक्स सोल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट। अब यहां फार्मूला जो मैंने बताया था 1000 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा और वो भी सॉल्वेंट का। तो ये फार्मूले ना आपस में क्लैश मत कर देना कि किसका मोलर मास कहां आता है, किसका कहां जाएगा। ये रिलेशन जो आएगा आपका, ये रिलेशन मोलैरिटी, ये कब लगाना है आपने, रिलेशन जो आपका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी यूज करो, सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो इक्वल टू 1 यूज करना है। ये तो एक जनरल सा बेसिक फंडा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपने 1 यूज करना है। तो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये 3 या 4 टाइप के आपके फार्मूलेशन बन सकते हैं। पहली बात तो फार्मूलेशन की है ना, एक तो डायरेक्ट ही नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या गैसेज हैं तो मोल फ्रैक्शन से निकालो, प्रेशर से निकाल लो, इंडिविजुअल का प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अगर पूरा सॉल्यूशन बनाया उसके मोलिलिटी से रिलेट करना है तो मोलिलिटी इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा ये। और सोल्यूट और सॉल्वेंट का सम हमेशा 1 लेना है आपने। जैसे ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, देखो आपके सामने ये प्रॉब्लम दे दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.04, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.04, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर अप्रोक्सीमेटली वर्ड दिया है, अप्रोक्सीमेटली वर्ड दिया है तो आप मोलरिटी को, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मोलरिटी कंसीडर करके निकाल सकते हो। अप्रोक्स बोला है उसने, कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन एक्वस सॉल्यूशन सैंपल 0.05, उससे क्या आपके लिए काम ये आसान हो जाएगा कि आप जो रिलेशन निकालना चाहते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना चाहते हो, वो अभी जो सॉल्वेंट वाला मोलिलिटी वाला फार्मूला है वो आपका यहां से क्लियर आ जाएगा। वॉइस का प्रॉब्लम बाकी स्टूडेंट को भी आ रहा है क्या बेटा? और कोई स्टूडेंट को भी वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है बॉयज, नो बेटा। आप शिवानी अपना देखो बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन एक्वस सैंपल 0.04, और मोलरिटी जब ऐसा केस आओ अप्रोक्सीमेट लिखा है तो चाहे मोलिलिटी निकालना हो या आप मोलरिटी अप्रोक्सीमेट सेम वैल्यू होती है निकाल सकते हो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो बेटा, मोलिलिटी निकाल लो। मोलिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 ऊपर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस कह रहा है तो सॉल्वेंट वाटर है, एक्स सोल्यूट 0.04, 100 में से बाकी माइनस कर दो, वन में से 0.04 एक्स सोल्वेंट, 1 माइनस 0.04 आ जाएगा ना, 1000 कैलकुलेट कर लो बेटा 18 से।
कितने पे चला जाएगा? 4 × 1 = 4, 1/24 ये आ गया 1000/18 अप्रोक्सीमेट 55.5 आ गया। तो 1 से थोड़ा सा ऊपर आंसर आ जाएगा। 24 है, 20 नहीं 2 से ऊपर चला जाएगा। 24 2 48 आ गया, तो 2 वाला 2.09 आ जाएगा, बी आ जाएगा बिल्कुल बेटा। आशिका का बी आया, अंशिका का बी बिल्कुल। तो बेस क्या रहा भाई? फार्मूला बता दिया, फिर तो कैलकुलेशन रही, फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना। बट पॉइंट ये है कि ये फार्मूले पर अप्रोच आना चाहिए आपको, कि आपको यहां देखते ही क्या देखना था कि आपने यहां देखा मोल फ्रैक्शन, इधर आपने देखा आपके पास मोल फ्रैक्शन था, इधर आए आपको मोलरिटी निकालना था। मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी का रिलेशन तो नहीं किया था उसने, अप्रोक्स वर्ड लगा दिया, तो एक मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी जितना ही मोलरिटी बन जाएगा बेटा, मोलरिटी जितना ही मोलरिटी बन जाएगा। कुछ आपके यहां पर एक्स्ट्रा फार्मूलेशन पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा इसमें देखो, एक तो आपका केस फर्स्ट ये बताना है फॉर H2O2 सॉल्यूशन। ये सिर्फ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के सॉल्यूशन के लिए डिस्कस करना है बेटा। इस पर भी फार्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आता है आपका, H2O2 सॉल्यूशन। तो इसमें ये फार्मूला देखो, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं। H2O2 कहीं भी दे तो आपने ये फार्मूला याद करना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एक वर्ड लिखी होगी बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखा होगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ऐसे याद रखना। वो ये सिर्फ H2O2 के लिए, बाकी किसी जगह नहीं लगाना। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फार्मूले हैं। जब H2O2 आ जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 N। देखो इस फार्मूले को फिर याद रखना, एक फार्मूला याद रखोगे दूसरे याद हो जाएंगे। देखो 5 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है हिंदी में उसको बोलते हैं 56। अब तक 56 पिक्चर देखी होगी आपने, अब तक 56 N की आवाज आ रही है पीछे। 5.6 इंटू N, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर H2O2 का निकालना है तो 5.6 इंटू N, नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। और मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू N फैक्टर होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का N फैक्टर देखो 2 है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो अभी हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू M इंटू N। तो अगर मुझे नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी रखना है तो 5.6 इंटू 2 इंटू M रख दूंगा, बिकॉज N फैक्टर 2 है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, दूसरा फार्मूला आ जाएगा 5.6 से 11.2 M। फंडामेंटल एक ले लेना बेटा, फंडामेंटल ले लेना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 5.6 इंटू N और वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2। तो यहां पर आपका अगर ये दो फार्मूले होंगे ए बी, कुछ फार्मूले बता रहा हूं बेटा। सी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड पूछ ले इससे, H2O2 से लिबरेटेड। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, V of oxygen liberated, volume of H2O2 into volume strength। Volume of oxygen is equal to V H2O2 into volume strength, ये H2O2 का ही आएगा। D फार्मूला। रिएक्शन अगर हम देखें तो ये H2O2 और H2O2 का बैलेंस रिएक्शन होता है, ऐसे ऑक्सीजन रिलीज होती है इससे H2O2। तो हमारे पास फार्मूला अगर आ जाए परसेंटेज स्ट्रेंथ का, इसमें से डायरेक्ट फार्मूला बेस बेटा क्वेश्चन आएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ। अभी क्वेश्चन बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा, पहले फार्मूले कर लो। परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाए तो ये आ जाएगा 68 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ।
और अगर आप सॉल्यूशन मिला दो कई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फर्स्ट का, वॉल्यूम फर्स्ट का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ सेकंड का, वॉल्यूम सेकंड का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल और वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पर 5 फार्मूले बताए हैं बेटा मैंने आपको, नंबर वाइज याद करते जाओ। देखो पहला मैंने बोला है कि नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन, यहां से याद करना सीखना, यहां से याद करना स्टार्ट करना इजी रहेगा। 5.6 इंटू एन, 56, एन की आवाज है, नॉर्मेलिटी को 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बन जाएगी। मोलरिटी करना है तो डबल कर दो, 5.6 की वैल्यू को डबल कर दो, 11.2 मोलरिटी हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 मोलरिटी। अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना लिबरेट होता है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो H2O2 ब्रेक होकर ऑक्सीजन देता है, इसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं एक्चुअली। वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, तो कितनी ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो कितने वॉल्यूम H2O2 से लिबरेट हो रही है, तो V ऑक्सीजन इज इक्वल टू V H2O2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ चाहिए तो 68 ग्राम, बिकॉज H2O2 का टोटल वेट जो हो जाएगा 68 ग्राम होगा। और भाई कैलकुलेशन में ले जाना नहीं चाहता क्योंकि नीट में रिक्वायरमेंट नहीं है, नीट में फार्मूला बेस है, इवन सबके डेरिवेशन भी है। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 68/224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगर आपके पास कई सारे सॉल्यूशन है H2O2 के, जैसे पहला सॉल्यूशन है, फिर दूसरा, जितने भी उन सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते जाओ और सबका सम कर दो, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल और V फाइनल आ जाएगा। तो इन 5 फार्मूलों पर बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन एक डायरेक्ट मिलता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया ऐसे, if volume strength of H2O2 solution is 10 वॉल्यूम, ऐसे लिख दिया मैंने। कैलकुलेट, अब सारी चीजें निकालो। कैलकुलेट नंबर 1 नॉर्मेलिटी, नंबर 2 मोलरिटी, नंबर 3 परसेंटेज स्ट्रेंथ, नंबर 4 वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनटीपी या एसटीपी, ऐसे कुछ दे दिया उसने। तो बहुत इजी है बेटा, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ में फार्मूले सारे क्लियर होने चाहिए। आपका 1 सेकंड का क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसने 10 भी दे दिया तो 10 लेना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसका मतलब आपने। अब देखो पहला क्वेश्चन है, कहता है नॉर्मेलिटी, तो मैंने आपको अभी फार्मूला तो बताया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अब तक 56 वाला फार्मूला 5.6 इंटू एन, डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 10 इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 10/5.6, 10 को 5.6 से डिवाइड कर दो तो 1.89 या 1.9 के अप्रोक्स जो भी आ जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा। जैसे देखो 55 से करते तो ये 55 से डिवाइड करते 100 को तो 18 आता, जैसे अभी मोलरिटी ऑफ आपने वाटर का निकाला था, तो 10/5.6 है, तो 5.6 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10 को 5.5 से डिवाइड करते 18 आता, तो 1.89 के आसपास ये आ जाएगा। 1.79, क्योंकि 555 है, होता तो 18 आता, फिर ये बढ़ गया तो ऊपर वाला घट जाएगा। वन 1.8 के अप्रोक्स आ जाएगा। ऐसे देखो सेकंड पार्ट देखो, अब मोलरिटी, तो क्या बताया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, तो मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 डिवाइडेड बाई 11.2 करो, तो ये कितना आ जाएगा। एक्यूरेट निकालना जरा, 8-9 आ रहा है क्या, एक्यूरेट 8-9, 10 को आपने 5.6 से किया तो 8-9, तो उसका हाफ आ जाएगा ये 11.2 से। मोलरिटी 0.8, तो ये फिर आपका कितना आएगा, वो 8 है ना,
ये 7.8 के आसपास आएगा, 1.78 के आसपास आएगा अगर वो 0.89 आ रहा है तो वो कैलकुलेशन करते रहोगे आप। ऐसे देखो थर्ड मैंने लिखा कि परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ तो फार्मूला लगाओ बेटा 68 अपॉन 224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है आपका 68 डिवाइडेड बाई 224 इंटू 10। 680 को 224 से डिवाइड कर दो, 3.33 परसेंटेज आ गया। 3.303, हाँ 3.03 ले दो जो भी आ रहा है बेटा, 3.03 परसेंटेज स्ट्रेंथ आ गया। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन सीधा निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो टर्मिनोलॉजी है वो आपका H2O2 के लिए लगेगा, वो H2O2 के लिए लगेगा। तो 3.03 एक देखो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ मैंने क्या दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ O2 इसका फार्मूला भी डायरेक्ट बताया, वॉल्यूम ऑफ H2O2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो यहां वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेटेड एट एनटीपी क्वेश्चन को पूरा करने के लिए फ्रॉम जैसे लिख देते हैं 1 मिलीलीटर H2O2, क्योंकि वॉल्यूम देना पड़ेगा H2O2 का, नहीं तो वॉल्यूम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते हम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 दे रखा है 1 मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखा है 10, तो 10 मिलीलीटर। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, देखो आप डायरेक्ट फार्मूला बेस है। तो वॉल्यूम जो आपका है आप उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। सपोज परसेंटेज स्ट्रेंथ 100 है, परसेंटेज स्ट्रेंथ आपका आ रहा है 100, तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेवल फॉर H2O2 सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम को समझना है बेटा, मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेवल फॉर H2O2 सॉल्यूशन। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ वाला इज इक्वल टू 68 224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना ले सकते हो मैक्सिमम 100, 68 अपॉन इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये कितना आ रहा है 0.303। 68 को डिवाइड कर रहे हैं तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेट कर दो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 100 अपॉन, तो जैसा आप कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेवलिंग भी आप निकाल सकते हो। बट एक और क्वेश्चन दिया था मैंने आपको एट द टॉपिक ऑफ इन दिस केस H2O2 में, एक और केस दिया था कि बहुत सारे H2O2 सॉल्यूशन हो, A B C सबको मिक्स कर दें, नया H2O2 सॉल्यूशन निकालें। तो नया H2O2 सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, वो कट के आएगा फरहीन, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला बताया मैंने। 22.4 लीटर जो होता है ना वो 100 मल्टीप्लाई भी होता है परसेंटेज में, तो 22400 मिलीलीटर में वो हट के आएगा, अपने आप 224 हो जाएगा वो। जो इसमें जो पिछला केस किया हमने तो 224 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आगे इंटू 100 भी आएगा। क्लियर आ रही है बेटा, पिक्चर आ रहा है क्लियर। इसका किस वाले क्वेश्चन का बेटा, इसका इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ H2O2 68 अपॉन 224 वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है आपको। इस वाले केस में
तो मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेबलिंग फॉर H2O2, तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेबलिंग हमारी कितनी हो सकती है? 100% हो सकता है ना। तो फार्मूला था यही वाला कह रहे हैं ना, अच्छिका, दीपांशु, यही तो कह रहे हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 68,224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है आपको। तो कितना निकाल सकते हो आप? मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेवलिंग फॉर H2O2 सॉल्यूशन हमें निकालना क्या है कि यहां से हम ऐसे लिखते जाएंगे, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है क्या? निकालना क्या और निकाल क्या रहे हैं हम, ये देख लो। मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जैसे अभी हमने 10 निकाला था, मोलरिटी निकाल ली थी, नॉर्मेलिटी निकाल ली थी, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकाला था, परसेंटेज स्ट्रेंथ, है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमने निकाला था, यहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ में परसेंटेज स्ट्रेंथ कितना आया था? 3.03, यही तो निकाला था। और 1 पे कितना आएगा? 0.03, 10 है तो 100 पे कितना आएगा? 10 टाइम्स और आ जाएगा, 33.03। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 100, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1000 आ जाए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1000 आ जाए तो 330.3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेबलिंग तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैक्सिमम परसेंटेज उल्टा करना था इसको, मैक्सिमम परसेंटेज स्ट्रेंथ आप ले लो कितना है, जितना भी, जैसे मैक्सिमम कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन होगा आपको, तो मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो, जैसे 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ले लिया, मैक्सिमम 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेबलिंग फॉर H2O2 सॉल्यूशन है। तो इसके लिए निकालना क्या है आपको? परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ फार्मूला वैसा ही रहेगा। तो मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, परसेंटेज आपको फार्मूला यूज करना है, यहां पर मैक्सिमम की वर्ड हटा दो, मैक्सिमम इसके लिए नहीं आएगा। 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेबलिंग फॉर H2O2 सॉल्यूशन देन परसेंटेज स्ट्रेंथ, या परसेंटेज स्ट्रेंथ कुछ दे दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो 1000 भी दे सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो, या आप कितना भी ले सकते हो आप। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ये तो निकालना है, एक्स कर लो इसको, एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दो, एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ जैसे दे दिया आपने 1000, तो कितना भी देख सकते हो मैक्सिमम, और 68 टू 22.4.3 था, तो 1000 पे देखो ये वैल्यू आना चाहिए था 330, तो आ जाएगा आपका, ये कैलकुलेशन करोगे तो 303 ले रहे हैं ना अपने, 3.3 ले रहे हैं, अप्रोक्स कर रहे हैं, तो 0.3 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अप्रोक्स 300 के आसपास आ जाएगा, ये 330 लिखा है। तो इसमें ये नहीं लेना, मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं करना है इसमें, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ कर देना इसमें, 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ लेवल फॉर H2O2 सॉल्यूशन देन परसेंटेज स्ट्रेंथ, बस बेसिक वही फार्मूला जो अभी आपने किया। क्लियर? चलें आगे, या तो परसेंटेज स्ट्रेंथ देगा या वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा, कोई ना कोई चीज देगा, आपको कंटिन्यू करना बेटा। क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के? ठीक आ रहा है? कनेक्शन ठीक आ रहा है बेटा? ओके, अब देखो आप, टू टू फोर का क्या केस कह रहे हैं, 0.224 का खा गया 0.224, ये क्या केस है बेटा? पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं। हाँ देखो, अब एक प्रॉब्लम मान लो ऐसे दे दिया जाए आपको, एक प्रॉब्लम ऐसे आपके पास आ जाए कि आपने ऐसे करना है, सपोज 10 मिलीलीटर ऑफ 15 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 solution is added in 15 milliliter of
20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 solution, and now solution is diluted up to 1 liter. Then what is the final volume strength? What is the final volume strength? तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आएगा? 10 मिलीलीटर में 15 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हो आप 15 मिलीलीटर 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। विद्या मतपाल एक बार और रिपीट कर दो। ये कह रहे हो बेटा रिपीट करने के लिए? इसमें ये कह रहा है कि सपोज 1000 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दिया आपको लेवल करके फॉर H2O2 सॉल्यूशन और पूछ लिया परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या है। एक फार्मूला ही है जस्ट, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 68/224। कई बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं सर ये T24 कहाँ से आ गया? भाई 68/22400 मिलीलीटर देगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा और इंटू 100 आएगा। ये तो 100 आएगा तो 20 कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि परसेंटेज 100 में देखी जाती है। तो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा डाल नहीं रहा, इसलिए फार्मूला बता रहा हूँ कि आपको 22.4 लीटर होती है, 1 मोल होता है ना कोई भी गैस O2, 22.4 लीटर होता है उसका, 22.4 लीटर होता है वो। 22.4 को मिलीलीटर में लिखते हो तो 2400 होता है। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बता रहा हूँ वैसे सोल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। कि फार्मूला याद कर लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 68/224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और 68 को ये पॉइंट नहीं है, 224 है, 22.4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 0.3 आ जाएगा। और इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसने 1000 दे रखा है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.3 को अप्रोक्सीमेट 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। ये वो कैलकुलेशन है, जस्ट ओनली कैलकुलेशन। 68/224 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 68/224 से डिवाइड 224 से 224 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। 15 मिलीलीटर ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ 15 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन इज एडेड इन 15 मिलीलीटर ऑफ 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन। अब नाउ सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया आपने 1 लीटर तक। देन व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है आपको। तो आपको अभी एक फार्मूला बताया था कि जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनके वॉल्यूम स्ट्रेंथ, जैसे पहले वाले का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दूसरे वाले का वॉल्यूम, और जितने भी हो 3 होते तो 3 ऐड कर देते, इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइनल वॉल्यूम। फार्मूला लगा दो। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले वाले का आपको देखो गिवन है 15, वॉल्यूम दे रखा है 10 मिलीलीटर है, बट दूसरे वाले का देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 20 और वॉल्यूम है 15 इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपने निकालना है और फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर। अभी ध्यान रखना कि यहां पर आपने मिलीलीटर लिए हैं, अगर यहां मिलीलीटर लिए हैं तो यहां भी आप मिलीलीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर लगा दो, बाकी सोल्व कर लो। फार्मूला आपका बेसिक जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी आपकी चीजें आपको याद होंगी तो उस हिसाब से आप कर लोगे। 150 और 3 तो 450 आ गया। अब करते रहना बेटा, इसको 1000 से डिवाइड कर देना, जो कैलकुलेशन आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला वैसे तो H2O2 की जगह पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन जो है ये 5 फार्मूले बताए, इन 5 फार्मूलों पर ही रहना है, इससे अलावा कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं जाना है। तो यहां आपका जो है ये सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है याद रखना है आपको। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, स्पेशली सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा। तो आपको जो है जो रिलेशन स्पेशली बताए मैंने 4-5, वो रिलेशन आपने याद करने हैं। तो बेटा सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।